गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू चाईबासा से बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को 5th सेमेस्टर के CC5 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भाग 4 में और भाग 3 में, संविधान के भाग 3 और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे कानूनी अधिकार हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह भी हमारे कानूनी अधिकार है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होता है हम डायरेक्ट जो है कोर्ट की शरण ले सकते हैं, बट जहाँ पर मौलिक अधिकार जो है वह सरकार ने विभिन्न राज्यों को इस प्रकार से प्रदान की है कि जिस राज्य के पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों के अनुसार वे कल्याणकारी कार्यों को करें। अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सिद्धांत हैं, इनको व्यवहारिक रूप देना राज्य सरकार के अधीन है कि अगर उनके पास पर्याप्त साधन है तो वे उन सुविधाओं को दे सकते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति न होने की आधार पर कोर्ट की शरण नहीं ले सकता है। समाज में कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए ही नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इन सिद्धांतों की विषय वस्तु में हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। दैट मीन्स ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसे कह सकते हैं ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। दार्शनिकता के आधार पर वास्तविक तत्व निहित है। ये हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्थाएं हैं। संविधान नीति निर्देशक तत्वों का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उस दिशा का निर्धारण करना है जिसकी ओर राज्य को उन्मुख होना है। और आज की डेट में आप देखिए कि राज्य जो है राज्य नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए कितना ज़्यादा उन्मुख हो गया है। आज जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जन कल्याण केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र है, फिर आपके जो आशा बहनें हैं, ये जो घर घर तक जाकर सुविधाएं मुहैया कराती हैं, ये क्या है? ये एक लोक कल्याणकारी राज्य के ही पार्ट है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, यहाँ तक कि अकाल और बाढ़ जैसे स्थिति से निपटने के लिए भी पर्याप्त संसाधन यहाँ पर नहीं होते थे और विदेशों से मंगाने पड़ते थे। एक बार जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका से गेहूं मंगाया जा रहा था और उस समय भारत गुट निरपेक्ष देशों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा करने जा रहा था। विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक था सोवियत संघ और दूसरी महाशक्ति थी अमेरिका, और दोनों ही चाहते थे कि हर देश उनके खेमे में शामिल हो जाए। चूँकि भारत जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र था, इसने किसी भी गुट में अपने आप को शामिल करने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि
भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी और यहाँ का अपना विचारधारा था कि हम नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमें धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ना है। और आज गर्व की बात है कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि देखिए कोरोना जैसे महामारी में जहाँ सारा विश्व पस्त हो चुका है, वहीं पर भारत जो है सभी देशों को दवाई दे रहा है, किट्स मुहैया करा रहा है, मृत्यु दर कम है। तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी सफलता है और इसका श्रेय किसे जाता है? हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनके सफल संचालन को, उनके नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं सारे लोगों को जाता है और समस्त भारतीयों को भी जाता है। तो ये आदर्श, ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हमारे संविधान से ही मिली है। हमें जो भी मिला है अपने विरासत से मिला है। भारत एक अति प्राचीन गौरव वाला देश है, जहाँ की सभ्यता संस्कृति विश्व में सबसे आगे थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जब विदेशियों इन्हें लूटते रहे प्राचीन काल से ही, गुप्त साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य के काल में शुंग आए, कुषाण आए, वहाँ बाहर से जो है अरब आक्रमण करता आए, मुगल आए, उससे पहले तुगलक आए, सभी ने भारत को छिप लूटा और उसके बाद पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज़ों ने तो यहाँ पर अपनी जड़ ही जमा ली थी 400 वर्षों तक, जिसके कारण कि जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट, 1935 एक्ट, मर्ले मिंटो सुधार और कांग्रेस की स्थापना के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो इसलिए भारत एक लंबा संविधान बनाया गया, इसमें सभी बातों को लिया गया। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है, या आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि आप नीति निर्देशक तत्व से क्या समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के आधार है, कैसे राज्य। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। तो आप इन सब क्वेश्चनों का आंसर तभी दे पाएंगे जब आप क्लास को पूरी ध्यान से और तत्परता से सुनेंगे। तो भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाने के लिए यह व्यवस्था था। यह व्यवस्था लिया कहाँ से गया? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, यह जो है आयरलैंड से लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, संघीय प्रथा कनाडा से लिया गया, ठीक है। आपातकालीन योजना जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। तो भारत ने विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ तत्वों को ग्रहण किया है और उसे अपने संविधान में स्थान दिया है। इसीलिए मैंने बहुत पहले जब मैं 12th क्लास में थी, इंटर में थी, तो पढ़ी थी कि ब्रह्मा ने विश्व में एक बहुत ही सुंदर कृति बनाई, उससे तिल तिल लेकर सारी सुंदरता उसमें रख दी और उसका नाम रखा तिलोत्तमा। उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने काफ़ी ही सतर्कता पूर्वक संविधान का निर्माण किया और जिस देश के संविधान से उन्हें जो समझ में आया वह उन बातों को अंगीकार करके हमारे संविधान में उन बातों को समाहित कर दिया। तो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आ सकता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वह देश है आयरलैंड, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश हैं। अब हम इसके मीनिंग पे आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है क्या।
तो नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें संविधान ने राज्य को दिया है और उससे यह आशा की गई है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं वरन आगे अपने कर्तव्य के रूप में इन पर चलेगा तथा उनमें अंतर्निहित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 to 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये सिद्धांत देश के विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम से जारी किए गए निर्देश हैं, अर्थात यह एक डायरेक्शन दिया गया है कि आप अपने पॉलिसी को बनाते हुए इन बातों को ध्यान में रखें। जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग कर इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों को पूरा कर उनका उचित रूप से पालन हो सके। ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं करता है। यह सिद्धांत क्या करता है? ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं करते हैं। हमारे आदर्श जब ऊंचे होंगे तभी तो हम उस पर अमल करेंगे। जब हमें लाइफ में कुछ बनना होता है तो हम ये सोचते हैं, हम एक ड्रीम करते हैं कि मैं पढ़ लिख कर IAS बनूंगी, IPS बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर। क्या आप अपना ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं? तब आप क्या करते हैं? उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जिसको राज्य को अपने देश के हित में जब कानून बनाना है तो वह इसको सामने रखेगा कि हमको इस आधार पर चलकर काम करना है। तो हम आते हैं अपने मुख्य चर्चा पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे और 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। इनका कहना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए हुए उपबंध में को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कह दिया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर है कि मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। यह प्रत्येक राज्य के अपने संसाधन उसके पास कितना है, उस संसाधन के अनुसार वह व्यवस्था करेगा। तो यही बात आर्टिकल 37 में कहा गया है। फिर भी इसमें दिए हुए सिद्धांत देश के मूलभूत सिद्धांत हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 37 से 2 बातें स्पष्ट होती है। प्रथम कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। यदि राज्य इन तत्वों को पूरी तरह मान्यता प्रदान नहीं करता तो न्यायालय द्वारा उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे नैतिक रूप से राज्य इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। देखिए 2 बात है कि अगर राज्य नहीं करता ऐसी व्यवस्था तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, और दूसरी बात है कि यह राज्य का नैतिक कर्तव्य है
कि वह इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी को बनाए। नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं? हमारे नैतिक कर्तव्य है, हम मानव हैं। अगर हम जा रहे रास्ते से और कोई वृद्ध व्यक्ति गिर गया है तो हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है कि हम उसे उठाए, सहारा दे, बैठाए। यहाँ तो कोई कानून नहीं है, हमें कानून बाध्य भी नहीं कर सकता है कि आप उधर से जा रहे थे और कोई वृद्ध व्यक्ति रास्ते में गिरा हुआ था तो आपने क्यों नहीं उठाया। इसके लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारा अंतर आत्मा है, हमारा अपना मौलिक एबिलिटी है। दिस इज माई मॉरल एबिलिटी, व्हाट कैन आई डू बिफोर, कि इस समस्या के निदान के लिए मैं आखिर करूं तो क्या करूं। और आपसे रहा ही नहीं जाएगा, आप जरूर आगे बढ़कर सहारा देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, कोई ब्लाइंड पर्सन होते होंगे और वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते होंगे, तो आप देखेंगे कि उनके मदद के लिए कोई न कोई आता है और हाथ पकड़कर उनको रोड क्रॉस कर देता है। इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को समझिए कि यह जो है राज्य को बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको करना ही है, और दूसरी तरफ संविधान में यह भी कहा गया है कि यह राज्य का मौलिक उत्तरदायित्व होगा, नैतिक उत्तरदायित्व होगा कि वह नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कोई पॉलिसी बनाए। यद्यपि इन तत्वों को वैधानिक या कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी ये तत्व राज्य शासन संचालन के आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल, जिन्हें ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का निर्धारण करना राज्य का एक नैतिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। हो सके तो कार्य साधन में व्यवस्था स्थापना और संरक्षण का लोक कल्याणकारी का उन्नति का प्रयास करें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। न्याय क्या है? न्याय उचित और अनुचित में फर्क बताता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या कहा गया है कि न्याय स्थापित करे। और न्याय कब होगा? जब वो तर्क संगत होगा। अगर एक व्यक्ति प्यासा मर रहा है और दूसरा व्यक्ति अपना ठंडा ठंडा पानी पी के आराम कर रहा है, एक व्यक्ति भूख से बिलबिला रहा है, दूसरा व्यक्ति अपना खाकर मजे कर रहा है, तो ये हमारे समाज की व्यवस्था नहीं है। ये अपनी निजी व्यवस्था हो सकती है परंतु सामाजिक व्यवस्था नहीं है। भारत में आप देखिए कि प्रत्येक गरीबों को अनाज मुफ्त में दिए जाते हैं, पढ़ाई मुफ्त में दिया जाता है, उनके कपड़े भी दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार ही तो लोक कल्याणकारी कार्यों को किया जा रहा है। घर घर तक पहुंचने वाली जो सुविधाएं हैं ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही साकार रूप है। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इन तत्वों को संविधान में स्थान दिए जाने का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र तो है लेकिन आर्थिक लोकतंत्र कब होगी? जब सभी व्यक्तियों को भोजन मिलेगा, जब सभी व्यक्तियों को
आश्रय मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन, बालिकाओं के विवाह हेतु, बालिकाओं के पढ़ाई हेतु, युवा वर्ग के कल्याण हेतु जो भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, उनका मूल जो है स्रोत क्या है, वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व ही है। इस प्रकार प्रोफेसर एम.बी. पायली ने कहा कि निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों की आचरण से सिद्धांत है। निर्देशक तत्व का उद्देश्य राज्य के भावी नीतियों को निर्धारित करना है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को साकार रूप दिया जा सके। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक सिद्धांत है। जैसा कि हम देखेंगे, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, जिसमें है एक समान कानून, जिसके तहत बहुत सारी बातें आती है, समान काम समान वेतन। तो ये हर राज्य में संभव नहीं है ना, क्योंकि हर राज्य की संसाधन अपनी अलग है। अब यूपी को आप देखिए, पंजाब को देखिए, और आप उड़ीसा को देखिए। उड़ीसा और गुजरात की तुलना कीजिए, वहाँ की सरकारी सुविधा, यहाँ की सरकारी सुविधा के बारे में देखिए, दोनों में अंतर है। कहाँ गुजरात जो है काफ़ी संपन्न सुदृढ़ है, हालांकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और हर लोग काम भी करते हैं। मैं स्वयं बड़ोदरा में मेरा घर भी है, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पर, मैं रही हूँ, मैं देखी हूँ। तो वहाँ के लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, हर लोग काम करता है। यहाँ तक कि महिलाएं जो है घर में जाकर खाना भी बनाती हैं, और उनका चार्ज होता है कि कितने आइटम पर कितना, और जो बस वो उतना ही काम करेंगी, और उनके घर में कार भी है। लेकिन इधर के लोग क्या है, नहीं, इधर के लोगों का एक तो मेंटेलिटी इतना डेवलप नहीं है, और दूसरा कि राज्य सरकार के पास इतने साधन नहीं है। हमेशा प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो यह पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंड है। इसलिए ही तो इतनी प्रॉब्लम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके जो सैलरी होती है वो महीने के प्रथम दिन में ही आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो सैलरी है वह कुछ दिनों की बाद आती है, और हम घंटी आधारित लोगों की तो सैलरी की मत पूछिए, बहुत ही व्यंग्यात्मक स्थिति है। फिर भी हमारे मन में एक अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाकर, टच करके, कि चलिए हम पढ़े हैं तो पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ सीख रहे हैं, आपसे ही सीख रहे हैं। अदरवाइज हम क्या जो है एक ही कुएं के मेढक बन के रह जाते। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताऊंगी। और सेमेस्टर 5th में मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कई क्लास लिया था, नहीं सॉरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम मूवमेंट का क्लास लिया था। तो आप लोग भी अपने घर पर तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। थैंक यू।